रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती की पहली रसोई की रस्म होती है और आरती सबके लिए हलवा बना रही होती है। हलवा बनाने में काफी समय लग रहा होता है, इसीलिए आरती अपना फोन देखने लगती है। मैं तो अपनी शादी में एक भी रील नहीं बना पाई, लेकिन कोई बात नहीं, शादी के बाद की पहली रसोई में तो बना ही सकती हूँ। जब तक मैं यहाँ रील बना लेती हूँ तब तक सूजी भी भुज जाएगी। आरती रसोई में ही खड़े होकर रील्स बनाने लगती है। कुछ देर बाद चूल्हे पर रखा हलवा जलने लग जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है। बदबू आने की वजह से आरती की सास सुरेखा रसोई में आती है। अरे अरे बहू, यहाँ सारी सूजी जला दी तूने और ध्यान कहाँ है तेरा? वो सॉरी माँ जी। बहू तू फोन में क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या कि रसोई में काम करते समय फोन नहीं चलाते हैं, ध्यान भटकता है और छोटी सी गलती कब हादसे में बदल जाती है पता भी नहीं चलता। माँ जी माफ करना, वो क्या है ना, माँ का फोन आ गया था तो बस वो हालचाल ले रही थी तो मेरा ध्यान काम से हट गया। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ बहू, लेकिन कोई बात नहीं, आज गलती हो गई है, आगे से ध्यान रखियो। और आज तो पहली रसोई है, आज ही तूने सूजी जला दी, अब क्या बनाएगी तू? सूजी तो इतनी ही थी। माँ जी आप फिक्र मत करो, मैं खीर बना देती हूँ सबके लिए, घर में तो सबको पसंद है ना खीर। हाँ बहू, खीर ही बना दे, सबको अच्छी लगती है खीर। आरती सबके लिए खीर बनाने लगती है। आरती काफी ज्यादा लापरवाह थी, इसीलिए आए दिन वो रसोई में कोई ना कोई गलती करती रहती थी। कई बार आरती को सास ने उसे समझाया भी था, लेकिन आरती के दिमाग में अपनी सास की बात जाती ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा की पड़ोसन रमा आती है। रमा, इतने दिनों बाद आई है, क्या बात है? बहू मेरी आई है और बिजी तू हो गई है। अब क्या अपनी सहेली के लिए तेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है क्या? कहाँ काम में लगी रहती हूँ, वो बस आजकल तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो बस इसलिए ही बाहर कम आना जाना होता है। और आज भी दवाई लेकर आई तो देखा घर पर ताला लगा है तो सोचा तेरे घर आ जाऊं। चल, घर पर ताला लगने के बहाने ही सही, लेकिन मेरे घर तो आई। मैंने देखा था तेरी बेटी ट्यूशन गई थी और जल्दी में थी शायद, इसलिए मैंने उसे टोका भी नहीं। चल सही है। अच्छा तेरी नई बहू आई है, अपनी नई बहू के हाथ की चाय भी नहीं पिलाएगी क्या अब तू? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? रुक, अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ, वो तेरे लिए बड़ी ऐसी चाय बना कर लाएगी। बहू, अरे ओ आरती बहू, जरा चाय तो बना ला, देख रमा आई है। अपनी सास की बात सुनकर आरती रसोई में चाय बनाने चली जाती है और चाय बनाते हुए आरती लापरवाही से चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती है, वो भी बहुत ज्यादा ही। कुछ देर बाद जब चाय बन जाती है तो आरती बाहर अपनी सास और पड़ोसन के लिए लेकर आती है और उन्हें देती है। जैसे ही रमा चाय पीती है उसे चाय में इतना गंदा स्वाद आता है और वो वही चाय थूक देती है। आय हाय, ये कोई चाय है भला? अरे इससे अच्छा तो बिना चाय पानी के ही मेहमानों को उनके घर भेज दो, कम से कम ये घटिया सी चाय तो नहीं मिलेगी ना मेहमानों को पीने के लिए। क्या हुआ आंटी, चाय पसंद नहीं आई आपको? अरे ये चाय मुझे तो क्या, किसी और को भी पसंद नहीं आएगी, इससे घटिया और कुछ नहीं मिला बहू तुझे। सुरेखा तू भी पीना अपने बहू के हाथों से बनाई हुई चाय, तू भी कुछ बोल। सुरेखा भी चाय पीती है और उसे बहुत ज्यादा गंदी लगती है, वो वही चाय थूक देती है। बहू ये चाय है, चाय में पूरा नमक डाला हुआ है, तुझसे एक काम बोला था करने को और वो भी नहीं हुआ तुझसे। मैंने तुझे पहले ही समझाया है कि रसोई के काम में मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। माँ जी मैं तो ध्यान से ही कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे चाय में चीनी की जगह नमक डल गया। बहू तू ये ध्यान से कर रही होती तो मुझे यूँ रमा के आगे शर्मिंदा ना होना पड़ता। चल अब बदल कर दोबारा अच्छी सी चाय बना कर ला, इससे तो पूरा मुंह का स्वाद ही बदल कर रखा है तूने। नहीं नहीं, अब और हिम्मत नहीं है मेरे अंदर ये चाय पीने की। तेरी बहू की चाय पीने के बाद तो मैं बाहर किसी के घर जाऊं तो गलती से भी चाय पानी के लिए ना बोलूं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रमा वहाँ से चली जाती है। आरती की वजह से सुरेखा को बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है और वो इसी वजह से आरती को बहुत ज्यादा सुना भी देती है, लेकिन अब भी आरती में कुछ बदलाव नहीं आता और वो आए दिन अपनी लापरवाही के किस्से में कोई ना कोई नया किस्सा जोड़ ही जाती है। एक दिन आरती रसोई में बर्तन धो रही होती है और बर्तन धोने के बाद
टोटी खुली छोड़कर चली जाती है। कुछ देर में पूरी रसोई में पानी हो जाता है और टंकी पूरी खाली। जब वहाँ सुरेखा और उसकी बेटी मधु रसोई में आती है। माँ, आज फिर ना भाभी ने एक नया कांड कर दिया है। देखो, पूरी रसोई में पानी पानी है। इसको तो मैं समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं सुनती। अब मैं इसका करूँ तो क्या करूँ? देख तो, कहाँ है ये महारानी? बुला तो जरा। मधु तुरंत जाकर अपनी भाभी को बुलाकर लाती है। आइए महारानी जी, रसोई की हालत तो देख रही हो ना, ये पानी पानी हो रखा है। हाँ माँ जी, लेकिन रसोई में पानी पानी कैसे हुआ? बाहर तो बारिश भी नहीं आई है कि हम ये कह दे कि बारिश का पानी आ गया हो। तो यहाँ इतना सारा पानी आया कैसे? लो, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अरे भाभी, ये रसोई को स्विमिंग पूल आपने ही बनाया है। बर्तन आप ही धो रही थी ना। अब बर्तन धोने के बाद टोटी बंद कौन करेगा? माफ कर दो माँ जी, सच में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं तो नल चलाकर ही भूल गई थी। अरे बहू, तू माफी क्यों मांग रही है? इसमें गलती तेरी थोड़ी है, इसमें तो गलती हमारी है ना। हमने ही लापरवाह बहू से थोड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद रख ली, तभी तो ये सब हो रहा है हमारे साथ। माँ जी माफ कर दो, सच में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। अगर याद होता तो मैं खुद ही नल बंद कर देती ना। मैं अभी पूरी रसोई में पानी साफ कर देती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पानी भी भरा था। भाभी, अगर आप ये बोलती कि अब मैं बहुत ध्यान दूंगी, कभी लापरवाही नहीं करूंगी, तो हमें ठीक भी लगता। लेकिन आपकी लापरवाही तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। रसोई में पानी भर दिया है आपने। मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी किया है। मुझे अच्छा थोड़ी लगता है कि आप सब लोग मुझे हमेशा ही डांट लगाते रहते हो। अब गलती हो गई तो हो गई ना, माफी भी तो मांग रही हूँ मैं। बहू, माफी मांगना तो तेरा रोज का नियम हो गया है। ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन तू कुछ उठा पटक ना मचाए। चल, अब जो रायता फैलाया है उसे जल्दी से साफ कर। दिन पे दिन आरती की लापरवाही बढ़ती जा रही थी। एक दिन आरती रसोई में खाना बनाने के लिए गई होती है और तभी गैस चालू कर देती है, लेकिन तभी आरती का फोन आ जाता है। ओहो, ये फोन को भी अभी आना था। हर कोई मुझे ही परेशान करने में लगा हुआ है। आरती फोन उठाने चली जाती है और उसके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि उसने गैस चालू कर दी थी। काफी देर बाद फोन पे बात करने के बाद जब वो रसोई में जाती है और माचिस से गैस जलाने जाती है कि तुरंत रसोई में आग लग जाती है और उस आग में आरती का थोड़ा हाथ भी जल जाता है। आग जैसे भी लगती है, सब लोग फटाफट से आते हैं और आग को बुझाने लगते हैं। आरती अपना हाथ पकड़कर बहुत जोर जोर से रो रही होती है। माँ जी मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। माँ जी, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। बहू, तुझे कितनी बार समझाया है मैंने कि इतनी लापरवाही मत करा कर। आज तेरी लापरवाही ने तेरा ही हाथ जला कर रख दे है। चल जल्दी से डॉक्टर के पास। आरती को सुरेखा डॉक्टर के पास लेकर जाती है और दवाइयाँ दिलाती है। आरती को भी इस हादसे के बाद लापरवाही करने का अंजाम पता चल जाता है और वो अब अगली बार से सावधानी के साथ काम करने की कोशिश करने लगती है। विवेक की माँ सरिता शुरू से ही गूंगी होती है, लेकिन सरिता इशारों से अपने बच्चों को अपनी बात समझा देती थी। कभी किसी को ये लगता ही नहीं था कि सरिता गूंगी है, क्योंकि सरिता भी बाकी लोगों की तरह ही अपनी बातों को रखना जानती थी। एक दिन सरिता अपनी बेटी प्रीति को इशारे करते हुए अपने होने वाले बहू के बारे में बोलती है और अपनी माँ के इशारे के बाद प्रीति जवाब में बोलती है, हाँ माँ, बिल्कुल आपकी बहू जब आ जाएगी तो वही आपकी सेवा पानी करेगी, क्योंकि आपकी बहू आ जाएगी तो आपकी बेटी भी अपने ससुराल में शादी करके जाएगी ही ना। इसलिए अब आप अपनी बातें ना अपनी बहू से ही करना। वैसे भी भैया की शादी होने वाली है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, जल्दी से भाभी आ जाए बस। सरिता अपने बेटे की शादी पहले से ही तय कर चुकी थी और घर के सभी लोग बहुत ही खुश थे विवेक की शादी को लेकर। कुछ दिनों बाद विवेक की शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं और शादी की तैयारियां होने लगती हैं। कुछ दिनों बाद सरिता अपने बेटे की शादी करवा देती है। सरिता की बहू निभा देख नहीं सकती थी क्योंकि वो अंधी होती है, लेकिन सरिता फिर भी उसे अपना लेती है और उसके घर वाले भी निभा को अपना लेते हैं। शादी के बाद सरिता प्रीति के साथ निभा के कमरे में जाती है, जहाँ प्रीति बोलती है, भाभी उठो, आज आपकी पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा खाने में बना दो।
बड़े दिन बाद किसी और के हाथ का खाना नसीब होगा इस घर में, वरना तो अब तक माँ के हाथों का ही खाना खाने को मिल रहा था। लेकिन ननद जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और ना ही किसी भी चीज का हिसाब है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे मैं हूँ ना, मैं बता दूंगी आपको क्या सामान कहाँ है, आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन मुझे खाना बनाना ही नहीं आता है। तो वो क्या है ना कि मैं अंधी हूँ। माँ ने मुझे कभी रसोई की तरफ जाने ही नहीं दिया, कहीं कुछ हो न जाए इसी डर से, इसीलिए मुझे कुछ आता भी नहीं है। सरिता इशारों में प्रीति को ही खाना बनाने को बोलती है, जिस पर प्रीति जवाब देती है। क्या माँ, रसोई पहली भाभी की है, लेकिन आप मुझसे खाना बनवा रही हो। आपको पता है ना, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं बनाया है, तो मुझे भी तो कुछ नहीं आता है खाना बनाना। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपको भी खाना बनाना नहीं आता है और मुझे भी नहीं आता है। माँ जी है ना, माँ जी हम दोनों को सिखा देंगी। निभा की बात सुनकर प्रीति अपने मन में बोलती है। हाँ, गूंगी सास अंधी बहू को खाना बनाना सिखाएगी। वाह, ये तो सच में पहली बार ही सुनने को मिल रहा है। इन दोनों के चक्कर में मैं ही पिसूंगी। क्या हुआ ननद जी, आप कहीं चली गई क्या? यही है तो कुछ बोल क्यों नहीं रही आप? अरे हाँ, मैं यही हूँ, बस शांत खड़ी थी। शांति को छोड़िए और चलिए रसोई में। माँ जी आपको जैसे जैसे बताती जाए, आप वैसे वैसे मुझे बता देना, है ना? आप भी सीख जाओगी और मैं भी सीख जाऊंगी। अच्छी बात है ना? मुझे तो लगा था भाभी के आ जाने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मेरा ही काम बढ़ गया है। पहले आपको यहाँ वहाँ लेकर जाओ और फिर माँ की बातों को आपको बताओ। अरे ननद जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 4 दिन की तो बात है, मैं बहुत ही जल्दी सब समझ जाती हूँ, बस आप मुझे बता देना। निभा बहुत ही चुलबुली थी। उसने कभी अपनी कमजोरी को कमजोरी समझा ही नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। प्रीति दोनों सास बहू को किचन में लेकर जाती है। भले ही सरिता बता रही हो खाना कैसे बनाना है, लेकिन खाना तो प्रीति बना ही रही थी, क्योंकि निभा जब तक वो काम समझकर करती, उससे पहले ही प्रीति वो कर देती। इसीलिए ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद निभा टकराते हुए दीवार के सहारे कमरे से बाहर आती है, तो वहाँ सरिता की पड़ोसन आई होती है और वहाँ सब लोग साथ में बैठे होते हैं। तभी पड़ोसन बोलती है, अरे सरिता तो बहू बिल्कुल टक्कर की लाई है, खुद बोल नहीं सकती और बहू अंधी ले आई। आप भी तो टक्कर की हो, बोल सकती हो तो कुछ भी बोलती रहती हो ना, क्यों माँ जी? अरे नजरें तो काम की है, लेकिन जुबान देखो कितनी लंबी है। लगता है इसकी सास की चुप्पी के बदले अब यही उनके मन की बातें भी बोलेगी। और नहीं तो क्या, बहू का तो काम ही होता है अपनी सास का काम आसान करना, और मैं तो बहुत ही आज्ञाकारी हूँ। मेरी सास भले ही कुछ बोल ना सके, लेकिन उसके मन की बात मैं अपने आप तक जरूर पहुँचा दूंगी। क्यों आंटी, अब तक तो आपने बड़े मजे लूटे हैं, लेकिन अब तो आपकी बोलती ही बंद करवा दी मेरी अंधी भाभी ने। क्या हुआ, अब कुछ नहीं बोलना क्या आपको? अपनी सास की जुबान तो बन ही गई, लेकिन इसकी आंखें कौन बनेगा? अब तू तो यहाँ ज्यादा समय के लिए है नहीं, एक न एक दिन तुझे भी अपने ससुराल जाना ही होगा, तब थोड़ी कोई होगा। वही तो, जब ननद जी चली जाएंगी तब ये गूंगी सास और अंधी बहू की जोड़ी देखना आप। आपकी तभी बोलती ही बंद की है, तब आपकी आंखों के आगे तारे भी आ जाएंगे। बस भाभी, इतना भी नहीं बोलना होता है, रहने दो। आपने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हाँ हाँ, ले जा सरिता अपनी बहू को अंदर, वरना जिस तरह से ये टकरा टकरा कर आई है ना, 1-2 दिन में पक्का कोई न कोई हड्डी तो जवाब दे ही देगी। पड़ोसन की बात सुनकर सरिता अपनी बहू को अंदर लेकर चली जाती है, लेकिन कहीं न कहीं पड़ोसन की बात सच भी होती है। प्रीति के जाने के बाद इन दोनों को किसी की मदद की जरूरत तो चाहिए ही थी, लेकिन पड़ोसन की बात सुनने के बाद सरिता अब अपनी बहू की नजरें बनने की कोशिश करने लगती है। उसे जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब सरिता करती है। कुछ दिनों बाद सरिता और निभा दोनों एक साथ रसोई में खाना बना रहे होते हैं। सरिता एक एक करके निभा के हाथों में सामान पकड़ाती रहती है और निभा खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू खाना परोस देते हैं। वहाँ निभा का पति विवेक और प्रीति आते हैं। दोनों सास बहू को एक साथ देखकर प्रीति बोलती है, अरे वाह, आज तो दोनों सास बहू ने पूरी किचन संभाल लिया, मेरी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ तो अच्छा ही है ना, कब तक तेरे भरोसे पे चलते। रहने दो भैया, हमेशा तो मैं ही रहती थी ना, लेकिन आज दोनों ने खुद ही कर लिया तो मुझे भूल ही गए।
आपको कौन भूल सकता है भला ननद जी, आपसे ही तो घर में रौनक है, वरना तो सास बहू वाले ताने गूंगी सास होने की वजह से मुझे सुनने को ही नहीं मिले। आपको सास बहू के ताने सुनने ही है तो मैं सुना देती हूँ ना। अब आप अपनी सास को देख थोड़ी सकती हो, अंधी हो ना, तो सास तो गूंगी होने का ताना देना जरूरी है। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, आप तो सच मान बैठी। भाभी, माँ तो आपका इतना साथ देती हैं, लेकिन आज तक जो बात हम माँ को नहीं बोलते वो बात आप माँ को बोल रही हो, तो माँ को बुरी लग सकती है ना। लेकिन मैंने गलत ही क्या बोला है? अब मेरी सास गूंगी तो है ना, अगर मेरी सास भी बोल सकती तो अब तक ना जाने कितने ताने दे चुकी होती मुझे। ऐसे तो आप भी देख नहीं सकती, तो पूरा घर नाप लेती ना। अरे बस भी करो तुम दोनों, बिना बात के कभी भी शुरू हो जाते हो। और माँ, आप ना इन दोनों की बातों को दिल पर मत लेना। और हाँ, खाना बन ही गया है तो खा भी लेते हैं ना। निभा अपने बड़ बोले स्वभाव की वजह से कहीं भी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी। कुछ दिनों बाद प्रीति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, जहाँ लड़के की माँ नीलम और लड़का प्रतीक होता है। निभा और बाकी सब उनका स्वागत करते हैं, जिसके बाद लड़के की माँ नीलम अंधी बहू और गूंगी सास को देखकर बोलती है, इस घर में तो एक अंधी है और दूसरी गूंगी है। अब ये भी बता दो कि आपकी बेटी में क्या कमी है? नहीं नहीं, मेरी ननद में कोई कमी नहीं है, वो तो खरा सोना है। जिस भी घर में जाएगी ना, खुशियाँ ही खुशियाँ लाएंगी। आप मुझे और माँ जी को लेकर मेरी ननद को अनदेखा मत करना। ये क्या बात है, खुशियाँ ही खुशियाँ? अरे जब इतनी ही खुशियाँ लाती है तो आपके घर की खुशियाँ कहाँ है? अंधी बहू और गूंगी सास, ये दोनों खुशियाँ थोड़ी हो सकती है। और नहीं तो क्या। अरे भाई, जब यहाँ ही कुछ ठीक नहीं है तो हमारे घर में क्या ठीक हो सकता है? और ये गूंगी, इसे तो अपनी बेटी के बारे में सब पता ही होगा ना। आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। मैं भले ही देख नहीं सकती, मेरी सास भले ही बोल नहीं सकती, लेकिन आप हमारे बारे में कुछ भी फालतू नहीं बोल सकती हो। जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? निभा बिल्कुल सही बोल रही है, और अब हम लोग आपके साथ रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। चलिए निकल जाइए यहाँ से। निभा अपनी सास की जिस तरह बुराई नहीं सुन पाती, ये सब देखकर सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह दोनों सास बहू एक दूसरे के लिए आगे भी खड़ी रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।